मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मेरी माँ चल बसी। कुछ दिन बाद पिता की भी मौत हो गई। मुझको नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे गांव में दूसरों के घर का काम करती थीं। इससे हम दोनों का गुजारा हो जाया करता था। मैं जब 6 साल की हुई तो नानी ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहाँ मेरा मन नहीं लगा। मैं स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। नानी ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर मुझको नहीं पढ़ा पाई। धीरे धीरे मैं 16 साल जवान लड़की हो गई। तब नानी को रातों में नींद नहीं आती थी। मेरे ब्याह की चिंता हर पल उनके दिलो दिमाग पर हावी रहने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा, वगैरह। जायदाद के नाम पर जमीन के छोटे से टुकड़े पर बनी झोंपड़ी और शादी के वक्त के कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी नानी की जिंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुलकर नानी की कमर ही झुकने लगी। गांव बिरादरी के ही कुछ लोगों ने नानी पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के रमेश के साथ मेरा ब्याह करवा दिया। रमेश सीधा सादा और मेहनती था, जो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। घर में माँ बेटे के अलावा एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रोपाई कटाई के समय माँ बेटे दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 लोगों का पेट भरना मुश्किल होने लगा, तो रमेश कमाने के लिए शहर चला गया। शहर में हर दिन कहीं ना कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। रमेश जी लगाकर काम करता, जिससे मालिक रमेश से बहुत खुश रहते। रमेश ने 1 साल में काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। 1 साल बाद वह वापस आ गया। गांव आने से पहले रमेश ने मेरे और माँ के लिए घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीजें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। घर आकर रमेश ने बड़े जोश से मुझको फ़ोन दिखाया और शान से बोला, यह देख, इसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसे तार लगा दिए हैं कि हजारों मील दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहे बातें कर लो। यह सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने फ़ोन लेने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं थोड़ी देर उलट पलट कर फ़ोन को देखती रही। फिर मैंने रमेश से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें यह फ़ोन देते जाना। वहाँ जाकर अपने लिए दूसरा फ़ोन खरीद लेना। फिर हम दिन रात फ़ोन पर बात करेंगे। रमेश हंसते हुए बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती, इसमें पैसा भरवाना पड़ता है। इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। रमेश फिर काम पर वापस चला गया। इस बार मैं ज्यादा दुखी नहीं थी। रमेश के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी मैं रोती नहीं थी। मैं माँ बनने वाली थी और यह खबर मैं रमेश को सुनाने के लिए बेचैन थी। मैं मोबाइल फ़ोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और रमेश के फ़ोन के आने का इंतजार करती रहती। 1 महीने बाद आखिर वह दिन भी आया, जब मोबाइल फ़ोन की घंटी घंघना कर बज उठी। थरथराते हाथों से मैंने फ़ोन का बटन दबाया और जी भर कर रमेश से बातें की। सास से भी रमेश की बात करवाई गई। जब पैसे खत्म हो गए तो फ़ोन कट गया। देर तक फ़ोन को गोद में लेकर मैं बैठी रही। वक्त गुजरता गया। रमेश फिर से गांव वापस आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े, सामान और पैसे लेकर आया था। मेरा पीला चेहरा देखकर रमेश को चिंता हुई। इस बार मुझमें वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी रहती। रमेश ने जब इस बारे में माँ से बात की, तो माँ ने कहा कि ऐसा होता ही है, चिंता की कोई बात नहीं। मेरी सास ने कहा, इसे कुछ दिनों के लिए इसकी नानी के पास छोड़ दे। ठीक है माँ, कहते हुए रमेश ने सहमति में सिर हिला और दूसरे ही दिन रमेश मुझको मेरी नानी के पास पहुंचाकर अपने गांव लौट आया। अब रमेश को मेरे बिना घर सुनसान सा लगता। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फ़ोन से खेलता रहता। एक दिन रमेश ने अपने किसी साथी को फ़ोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज़ सुनकर रमेश हड़बड़ाया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से रमेश के मोबाइल फ़ोन पर 2 मिस्ड कॉल आईं। रमेश की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। बात हुई, वह नंबर उसके दोस्त का नहीं, बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फ़ोन उठाया था,
वह हमारे गांव से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहता था। उस औरत का नाम रोमा था। उसकी आवाज में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगी। फिर एक दिन उस औरत ने रमेश को मिलने शहर बुलाया। रमेश जब उसके घर पहुंचा और रोमा को देखा तो देखता रह गया। गोरा रंग और छरहरे बदन की रोमा की अदाओं में गजब का खिंचाव था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों बात करते करते एक दूसरे के पास आ गए। फिर दोनों एक दूसरे से लिपट कर जमकर अपनी प्यास बुझाई। फिर रमेश वापस घर आ गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। मैं एक बेटी की मां बन गई। रमेश जब वापस शहर जाने लगा तो उसकी सास ने मुझसे मिलने को बोला। वह मुझसे मिलने आया, लेकिन अब उसमें पहले जैसा लगाव नहीं था। मुझको उसके इस बर्ताव से थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम हो। रमेश वापस काम पर चला गया। जाने से पहले वह रोमा से भी मिला। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। रमेश वहीं रहकर दूसरा रोजगार भी करने लगा। अब वह रोमा को पैसे भी भेजने लगा था। तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय बाद रमेश जब वापस घर आया तो आते ही रोमा से मिलने चल पड़ा। न तो उसने मेरी खबर ली, न ही बेटी के बारे में पूछा। अब रोम भी उससे मिलने गांव की ओर चली आती। दोनों कभी गांव के बाहर वाले स्कूल में, कभी खेतों के पीछे, तो कभी कहीं और। ऐसे ही मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। ससुराल आकर मैंने देखा कि रमेश या तो घर में नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो हमेशा कहीं खोया खोया सा, या फिर अपने मोबाइल फोन के बटनों को दबाता रहता। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि रमेश किसी से बातें कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। इस वक्त किससे बातें कर रहा है। बातों का सिलसिला लंबा चला। मैं दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर मेरी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आ सका। दूसरे दिन मैं मौका पाकर रमेश का फोन लेकर बगल वाले रोहन, जो 10वीं में पढ़ता था, उसके पास गई और उसे सारे मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा। मैसेज सुनकर मैं गुस्से से सुलग उठी। मैं रमेश के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए रमेश सकपकाया, पर दूसरे ही पल संभल गया। वह बोला, अरे पगली, मुझ पर शक करती है? यह तो मेरे साथ काम करने वाले की घरवाली का नंबर है। वह इस दफा घर नहीं आया, इसलिए उसका हालचाल पूछ रही थी। मैं चुप रही, पर मेरे चेहरे पर संतोष के भाव नहीं आए। मैं रमेश और उसके मोबाइल फोन पर नजर रखने लगी थी। 2 दिन बाद ही रात को मैंने रमेश को रोमा से फोन पर यह कहते हुए सुन लिया कि कल रविवार है, स्कूल पर आ जाना। 2-3 दिनों के बाद फिर मुझे वापस भी लौटना होगा। दूसरे दिन रमेश घर से निकल गया और स्कूल पर रोमा के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में रोमा दूर से आती दिखी। कुछ देर तक दोनों खेतों में ही खड़े खड़े बातें करते रहे, फिर स्कूल के भीतर आ गए। मैं भी वहां पहुंच गई और दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। रोमा बोली, ऐसे छिप छिप कर हम आखिर कब तक मिलते रहेंगे रमेश? हमेशा ही डर लगा रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। रमेश प्यार से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ। बस महीने भर रुक जाओ, दोस्तों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता। इस बार जाते ही कोई अलग कमरा लूंगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उसके बाद छिप छिप कर मिलने की कोई जरूरत नहीं होगी। इतना सुनते ही मैं आग बबूला होकर अंदर पहुंच गई और रोम पर टूट पड़ी। रमेश ने हम दोनों को अलग किया और गुस्से में मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा। मैं भौचक्की रह गई। उसने मुझसे बोला, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो दोनों वहां से चले गए और मैं उनको बस देखती ही रह गई। घर आकर मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी नानी के पास चली आई और खुद कमाकर अपना और अपनी बेटी के पालन पोषण की सोच ली। कुछ साल बाद रमेश की नौकरी चली गई। अब वो बेरोजगार हो गया, वापस गांव में आके खेती करने लगा। पैसे न होने का कारण रोमा ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो अपने पति के साथ रहने लगी। वो रमेश के पैसे से अपने बेटे की पढ़ाई करवा रही थी और जो पैसा बचता उससे अयासी में लगा लेती। अब रमेश न उधर का रहा न इधर का। धोखे का बदला धोखा ही मिला।
आखिर ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।